क्या देश के अंदर फिर से चुनाव होंगे? क्या देश में मध्यावधि चुनाव होंगे, यानी सरकार बीच में ही गिरने वाली है और फिर से चुनाव होंगे? और क्या मोदी जी खुद से चुनाव चाहते हैं? इसके संकेत क्या है? कल की तारीख में दो बड़ी घटनाएं हुई। कल की तारीख के अंदर नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी दो बड़ी सुर्खियां निकल करके सामने आई, और वो दो बड़ी सुर्खियां ये बताती है कि हां, भिड़ंत अब दूर नहीं है, भिड़ंत अब पास में ही है। और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अभी भी चुनाव मोड में दिख रहे हैं। आप जरा एक बार पिछले 5 साल पहले चले जाइए। 2019 के बाद में, 2019 के बाद का सितंबर अक्टूबर का समय याद करिए आप। नरेंद्र मोदी सरकार 5 अगस्त को 370 को हटा चुकी थी। पूरा विपक्ष कोप भवन में जा चुका था। मोदी सरकार एकदम से घोड़े पर सवार हो गई थी और कोई लगाम नहीं लगा सकता था। देश भर के अंदर यह परसेप्शन था। लेकिन आज 5 साल बाद में देखिए, आज 5 साल बाद में मोदी सरकार को, 2 महीने की सरकार को 4-4 बिल वापस लेने पड़े हैं। और कल सरकार को एक बार फिर से यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो लागू करनी पड़ी। और ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये ओपीएस को लेकर के जो मांग लगातार उठ रही थी, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने कई राज्यों में ओपीएस को लागू भी कर दिया था। उसको अब नरेंद्र मोदी ने केंद्र स्तर पर लागू करने का फैसला किया। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? और तमाम राजनीतिक जानकार वो इस बात को कह रहे हैं कि 23 लाख लोग वो सीधे तौर पर इस यूपीएस से प्रभावित होंगे। यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो ओपीएस, पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी, वो तो नहीं मिलेगी, लेकिन हां फिर भी एनपीएस से तो ये बेहतर है। एनपीएस तो बिल्कुल एक तौर पर आप समझिए कि अब गई रद्दी के टोकरे के अंदर, अब उसका कोई जिक्र भी करने वाला नहीं है। अब जिक्र रहेगा ओपीएस का और उसके साथ साथ यूपीएस का। लेकिन इस बीच में राहुल गांधी ने भी कल प्रयागराज, इलाहाबाद के अंदर एक बड़ा सम्मेलन किया, संविधान सम्मेलन। और इसमें बहुत बड़ी संख्या में, बहुत भारी संख्या में लोग आए, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरीके से इस सम्मेलन के अंदर लोग आए और राहुल गांधी ने वहां पर डंके की चोट पर जो बात कही और जिस बात को उन्होंने जकड़ लिया, पकड़ लिया, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी से ध्यान हटाने के लिए, या राहुल गांधी से बचने के लिए, या राहुल गांधी की उन खबरों को दबाने के लिए, राहुल गांधी के प्रभाव को कम करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अब एक के बाद एक अपने गियर डालने शुरू कर दिए हैं। लेकिन गियर तो गाड़ी में 5 ही होते हैं, और पांचों गियर अगर आप शुरुआती 2-4 महीने में डाल रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप 5 साल तक अपनी गाड़ी चला पाने की कंडीशन में नहीं है। अब मध्यावधि चुनाव को लेकर के क्यों कहा जा रहा है? मध्यावधि चुनाव को लेकर के इसलिए कहा जा रहा है कि एक तो 23 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, और अगर बीते सरकारी कर्मचारियों को, यानी जो रिटायर हो चुके हैं उनको, मौजूदा को, इन सबको मिला लें और उनके परिवारों को भी मिला लें तो ये संख्या 1.5-2 करोड़ तक पहुंच जाती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के दिमाग में अब यह कहानी फिट की जा रही है कि आप अगर सरकारी कर्मचारियों को पकड़ ले तो सरकारी कर्मचारी वो परसेप्शन भी बनाने का काम करेगा, और सरकारी कर्मचारी चुनाव में भी फायदा देता है। इस बात को भी मत भूलिए। सरकारी कर्मचारी की जहां जहां ड्यूटी लगती है वो एक तरीके से निर्णायक भूमिका में रहता है। तो नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में यह बात फिट की जा रही है कि सरकारी कर्मचारी को अगर आप अपनी तरफ ले आए और चुनाव को अगर मध्यावधि चुनाव की तरफ लेकर के चले जाएं, यानी देश में खुद ही एक ऐसा माहौल बना दे कि मोदी को काम करने नहीं दिया जा रहा है, मोदी तो बहुत आक्रामक तरीके से काम करना चाहते हैं, मोदी तो बहुत ही विकसित तरीके से देश को आगे ले जाना चाहते हैं। और ऐसे में ये बैसाखियां, ये विपक्ष, ये लगातार मोदी को परेशान कर रहा है, और मोदी जा रहे हैं देश की जनता के बीच में फिर से जनादेश मांगने के लिए। हो सकता है कि यह स्क्रिप्ट लिखी जाए और इस स्क्रिप्ट के साथ में मोदी खुद इस्तीफा दे दे या उनकी सरकार गिर जाए और मोदी चले जाए मध्यावधि चुनाव की तरफ। लेकिन क्या संभव है? क्या संभव है कि नरेंद्र मोदी को लोग फिर से मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे? और जिसकी एक बार
जिसकी एक बार अगर परत उतर जाती है, जो टेप आपने चिपकाई थी, उस टेप के नीचे अगर कुछ रेत के कंकड़ आ जाते हैं तो फिर वो टेप दोबारा काम करती नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये कि आप सरकारी कर्मचारियों के लिए कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों की संख्या वो देश में कितनी है और जातिगत जनगणना की संख्या वो देश में कितनी है, इस बात को भी जरा देखिए। तो राहुल गांधी जो एजेंडा सेट कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहें तो राहुल गांधी जो एजेंडा सेट कर रहे हैं आज, ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को, उनकी टीम को ऐसा लग रहा है कि अब 5 साल पूरा करना राहुल गांधी के सामने कोई जो है वो आसान काम नहीं है। राहुल गांधी लगातार एक के बाद एक ऐसा जो है वो परसेप्शन खड़ा करते जा रहे हैं कि मोदी उससे पार नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात, संविधान और जब भी संसद के अंदर सत्र लगता है तो बड़ी फजीयत होती है, सरकार की धज्जियां उड़ जाती हैं। और इस बार तो सरकार ने एक तरीके से पहला सत्र था, क्योंकि जिस वक्त में शपथ ली गई वो तो विशेष सत्र था, लेकिन ये जो पहला मानसून सत्र गया है, ये इस सरकार का पहला सत्र था। और इस पहले सत्र को भी सरकार को 3 दिन पहले ही खत्म करना पड़ा था। क्यों? क्योंकि सरकार को यह लगने लगा था कि सत्र अगर और लंबा चलेगा तो अब बहुत बड़ा हंगामा आने वाला है, बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। और याद करिए किस तरीके से विपक्ष लामबंद हो गया था सभापति जगदीप धनखड़ को लेकर के। तो कुल मिलाकर के इतने सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर के अब मोदी आगे चल नहीं पा रहे हैं। मोदी को आदत नहीं रही है कभी भी इतना लबादा ओढ़ करके चलने की। लबादा वैसे तो खूब ओढ़ते हैं, वो बात मैं नहीं कर रहा। दूसरा लबादा जो है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कहीं पर जातीय जनगणना का पेच है, वहां पर क्या करें, और जातीय जनगणना कर भी दी फिर उसके बाद भागीदारी का पेच है। यानी एक सांप को आप निकालेंगे अपने गले से, दूसरा सांप आपके गले में आकर के डल जाएगा। आपके पास में चारा नहीं, आपके रास्ते इस तरीके से बंद हो चुके हैं कि आप अब चाह करके भी इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। तब इससे बाहर जाने का एक ही तरीका है कि इसको पूरे को तोड़ दिया जाए, पूरे को तोड़ करके और चुनाव में कूद जाए, और चुनाव में कूद करके अपने आप को विक्टिम की तरीके से पेश करके, बेचारा की तरीके से पेश करके। लेकिन क्या राहुल गांधी विपक्ष अब नरेंद्र मोदी को वो माइलेज लेने देगा? क्या वो मोदी अब बेचारा बन सकते हैं? मोदी जो पावरफुल लीडर के तौर पर उनकी पहचान रही, अब वो बेचारा बन करके अगर वोट मांगेंगे तो क्या उनको वोट मिलेगा? इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि अभी तक की सरकार का रोजगार को लेकर के कोई रोल मॉडल अभी तक दिखाई नहीं दिया है। क्या मॉडल है आपके पास? रोजगार। देखिए, मत भूलिए कि ये जो एजेंडा है जातिगत जनगणना और ये दूसरा एजेंडा है पेंशन वाला, ये तो सरकार और विपक्ष के ऐसे एजेंडे हैं जो आने वाले वक्त में होंगे। जातिगत जनगणना का मतलब यह नहीं है कि जातिगत जनगणना हो गई और आज ही आपके घर में दनादन पैसा बरसने लगेगा। आपको पेंशन की सरकार की तरफ से गारंटी दे दी गई तो आपके घर में आज ही पैसा पेंशन का आने लगेगा, ऐसा नहीं है। ये जो दोनों स्कीम है, पेंशन का पैसा और जातिगत जनगणना, ये विपक्ष की और सत्ता की दोनों की ऐसी स्कीमें हैं जो आने वाले वक्त में आपको दिखाई देंगी। अभी आपको क्या चाहिए? अभी यह चाहिए कि जिसके पास में नौकरी नहीं है उसको ना पेंशन से कुछ होने वाला है, ना जातिगत जनगणना से कुछ होने वाला है। क्योंकि अगर उसके पास में नौकरी ही नहीं है या नौकरी निकल ही नहीं रही है तो जातिगत जनगणना हो जाएगी तब भी उसकी भागीदारी कहां आएगी? सवाल तो भागीदारी का है, सवाल तो हिस्सेदारी का है, सवाल तो यह है कि लोगों के हाथ में क्या आ रहा है आज की तारीख में। और अगर आज की तारीख में लोगों के हाथ में कुछ नहीं आ रहा है तो अगर आप ये देखें कि जून से लेकर के और अगले जून तक भी अगर नरेंद्र मोदी चले जाएं, मान लीजिए कि ये सरकार 1 अप्रैल को ये किस कर्मचारियों को नई पेंशन देनी है, अगर ये सरकार वहां तक भी अपने आप को खींच करके ले जाती तो इस बीच में जो है वो अभी 2 बार सत्र और चलेगा, बजट सत्र भी आएगा और संसद का शीतकालीन सत्र भी आएगा। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार अगर अपने आप को जैसे तैसे करके खींच करके वहां तक लेकर के भी जाती है 1 अप्रैल तक, और इन कर्मचारियों को एक आदेश पास भी कर देती है,
तो अभी सरकार को अपनी तरफ से कुछ खर्च नहीं करना है। ये ठीक है कि हां, जो मौजूदा सरकारी कर्मचारी उनकी पेंशन ओपीएस की तरीके से हो जाएगी जो 2004 के बाद रिटायर हुए, लेकिन बड़ा अमाउंट नहीं है, बड़े लेवल पर नहीं है। आपके पास में जब कंक्रीट ही नहीं होगा तो आप कैसे महल बना सकते हैं? और ये मोदी जी को, उनकी टीम को समझ में आना चाहिए। अगर वो मध्यावधि चुनाव की तरफ जाने की तैयारी कर भी रहे हैं, तब भी राह उनके लिए आसान नहीं है, लेकिन पूरी तैयारी उनकी दिख रही है कि वो मध्यावधि चुनाव की तरफ जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जिस मुद्दे को पकड़ा है, उसका आप क्या करेंगे? क्या जवाब देंगे कि जातीय जनगणना अभी तक क्यों नहीं करा पाए? आप 2021 में आपको जनगणना करानी थी, 2021 की जनगणना आपने नहीं कराई कि कोविड है, कोरोना है, तमाम बातें कही। फिर उसके बाद में तमाम राज्यों के चुनाव भी हो गए, उसके बाद में लोकसभा के चुनाव भी हो गए, और अब अगर आप दोबारा लोकसभा के चुनाव में जाते हैं तो क्या जनता आपसे ये नहीं पूछेगी, लोग आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आप अपना सारा काम कर रहे हैं और हमारा काम नहीं हो रहा? हमारा यानी आम जनता की गिनती नहीं होगी तो बताइए फिर कैसे होगा? आम जनता की जब तक गिनती नहीं होगी तब तक उनको फायदा भी नहीं मिलेगा। उनको क्या स्कीम मिलनी चाहिए, क्या स्कीम में उनकी जो है भागीदारी होनी चाहिए, वो भी नहीं होगा। तो जनता तो सवाल पूछेगी। राहुल ने कल जिस तरीके से मोर्चा खोला और राहुल ने कहा कि भाई आप बड़े शहंशाह बनते हो, ये शहंशाह वाला मॉडल खूब चलाते हो, लेकिन ये शहंशाह वाला मॉडल आपका चलने वाला नहीं। ये शहंशाह वाला मॉडल किसानों ने, मजदूरों ने, इन सब ने आपको दिखा दिया और अब आपको संविधान को अपने माथे पर लगाना पड़ा, ये राहुल गांधी ने कहा। और उसके बाद राहुल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय के लिए नीतिगत ढांचा तैयार करने का आधार है। संविधान हर भारतीय को न्याय और बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन कड़वी सच्चाई है कि देश की जनसंख्या के 90% के लिए न तो अवसर है और न ही तरक्की में उनकी भागीदारी है। 90% बहुजन, दलित, आदिवासी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और गरीब सामान्य वर्ग के वो मेहनतकश और हुनरमंद लोग जिनके अवसरों से वंचित होने के कारण देश की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है। यह स्थिति वैसी ही है जैसे 10 सिलेंडर के इंजन को सिर्फ 1 सिलेंडर से चलाया जा रहा है और नो को प्रयोग ही नहीं किया गया है। संविधान द्वारा तय लक्ष्यों को वास्तविकता में पूरी तरह से हासिल करने के लिए जातिगत जनगणना मार्गदर्शन देगी। राहुल ने आगे लिखा कि जातिगत जनगणना में सिर्फ जनसंख्या की गिनती भर नहीं होगी, समाज का एक्सरे भी सामने आ जाएगा। यह पता चल जाएगा कि देश के संसाधनों का वितरण कैसा और कौन से वर्ग है जो प्रतिनिधित्व से छूट गए हैं। जातिगत जनगणना का आंकड़ा लंबे समय से अटके मुद्दों पर नीतियां बनाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए सटीक आंकड़े सामने आने के बाद आरक्षण की 50% की सीमा को भी रिवाइज किया जा सकता है, ताकि सबको सरकारी संस्थानों और शिक्षा में उचित और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व मिले। जनता ने अपना ऑर्डर दे दिया है। देश की सामाजिक आर्थिक जनगणना तो होकर के रहेगी। नरेंद्र मोदी को जनता की बात सुन करके जातिगत जनगणना करवानी ही होगी। अगर वह नहीं करेंगे तो अगले प्रधानमंत्री को करते हुए आप देखें। अगले प्रधानमंत्री, नए प्रधानमंत्री की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, और यह अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, नया प्रधानमंत्री कौन होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। यानी आज उस दुकान पर खड़े होकर के राहुल गांधी उस दुकान के मालिक से कह रहे हैं कि या तो ये मिठाई बदल दो, या तो ये तरीका बदल दो, वरना ये दुकान बदल दी जाएगी और इस दुकान का मालिक भी बदल दिया जाएगा। अब दुकान के मालिक के सामने ये प्रश्न आकर के खड़ा हो गया है, ये सवाल आकर के खड़ा हो गया है कि अगर वो अपनी दुकान की ये मिठाई, अपनी दुकान की ये जो तरीका है, अगर उसको बदल देगा तो जो उन्होंने खट्टा खट्टा खिला करके या चरचरा खिला करके जो लोगों को उत्तेजित किया है, वही उसके कस्टमर भाग खड़े होंगे, तो सोचिए उसकी दुकान तो अपने आप बंद हो जाएगी। जनता से ऑर्डर आ गया है, प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। मैं यहां क्लियरली कहना चाहता हूं, जाति जनगणना से सिर्फ आबादी पता लगेगी, वो बहुत जरूरी कदम है, क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़ेगा, क्योंकि भागीदारी तक हम बिना आबादी के तो पहुंच ही नहीं सकते। मगर
आबादी लास्ट कदम नहीं है। मेरा विजन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बांटा जा रहा है, ओबीसी के हाथ में कितना है, दलितों के हाथ में कितना है, पहली बात। दूसरी बात, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागीदारी। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं वो सपने देखो, ये होगा ही होगा। इसको रोका नहीं जा सकता है। ना जाति जनगणना रोकेगा, ना सोशो इकोनॉमिक सर्वे रोकेगा, ना इंस्टीट्यूशनल सर्वे रोकेगा, ना 50% का बैरियर रहेगा। क्योंकि हिंदुस्तान की जनता ने ये मन बना लिया है, ऑर्डर आ गया है, जनता से ऑर्डर आ गया है। अब आपको प्रधानमंत्री जी को यह बात एक्सेप्ट कर देनी चाहिए और ऑर्डर लागू कर देना चाहिए, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दूसरे प्रधानमंत्री करेंगे। नरेंद्र मोदी जी क्या अब राहुल गांधी के इस वाले अंदाज से निपट पाएंगे? क्योंकि इस अंदाज का कभी राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी ने सामना नहीं किया है। उन्होंने उस राहुल गांधी का सामना किया है जो रैलियों में कभी अपनी बातें सही ढंग से ना कह पाने के कारण जो है वो अटक करके हंसी का पात्र बन गए, या बीजेपी आईटी सेल ने उनको जो है वो ट्रोल कर लिया। लेकिन ये जो राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, ये जो राहुल गांधी अब सीधे सटीक बात कहते हुए लोगों के दिलों में पहुंचते हुए उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अब मोदी जी कैसे हैंडल करेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब देखिए, ये कुछ लोग जो है वो ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी को कि तुम अपनी बहनोई की जाति बता करके जातिगत जनगणना स्टार्ट करो, फिर बताओ कि तुम्हारी अम्मा की देश में कितनी नागरिकता, ये सब बातें। या ये दीपक शर्मा जो आपको पता है ये इस तरह के उलूजुल बयान देता है, उसने भी इसी प्रकार के कि तुम अपनी जाति बताओ। मतलब राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक करने का वही पुराना घिसा पिटा तरीका ये लोग देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक क्या अब इस वक्त में काम कर पाएगा? देखिए, हर चीज का एक दौर होता है। नरेंद्र मोदी का एक शानदार दौर था, इसमें कोई शक नहीं है। कोई नेता नरेंद्र मोदी के सामने, वो एक अलग डिबेट है कि वो जो तरीका था वो पूरी तरह से गलत था या नहीं था, वो एक अलग विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने बीते 10 साल तक जो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने आप को देखा रखा, कोई नेता उनके सामने बोल नहीं पाया। और जो बोला उसको उठा उठा करके जेल में डालते चले गए, या जो बोला उसको उसके राज्यों की सरकार को तोड़ करके उसको कमजोर करते चले गए। लेकिन उस वक्त में नरेंद्र मोदी को काउंटर करने के लिए विपक्ष के पास में कुछ नहीं था। नरेंद्र मोदी अपनी एक पीक पर जाते जा रहे थे और आज पीक से पूरी तरह से ढलान पर है। उस वक्त में विपक्ष के तमाम नेताओं को यह बताया जाता था कि आपको मोदी जी पर सीधा पर्सनल अटैक नहीं करना है, ये राहुल गांधी से भी हो चाहे और बाकी नेताओं से भी हो, भले ही वो स्वीकार करें या ना करें। लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं। वो ये कहा जाता था उनके रणनीतिकारों की तरफ से कि आप नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट अटैक जितना करेंगे, मोदी उतना ज्यादा मजबूत होते चले जाएंगे। एक लाइन बड़ी मीडिया के अंदर चलाई जाती थी, या मोदी जी कई बार उस लाइन का प्रयोग करते थे कि मैं गालियों का गहना बना लेता हूं। और इसीलिए तमाम नेताओं ने उनको बाईपास करते हुए अपनी राजनीति को किया। लेकिन आज राहुल गांधी उस धुरी पर आकर के खड़े हो गए हैं। राहुल गांधी पर जितना पर्सनल अटैक अब बीजेपी के लोग करेंगे, राहुल गांधी उतना ज्यादा मजबूत हो रहे हैं। 90% लोगों को जिनकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी हमारे हक में बोल रहे हैं और इसीलिए बीजेपी के नेता उनको गाली दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अब नरेंद्र मोदी के सामने इतने सारे सवाल हैं, नरेंद्र मोदी के सामने इतनी सारी चीजें आकर के खड़ी हो गई है कि नरेंद्र मोदी यहां से अब अपने आप को एक एक कदम बड़ी मुश्किल से खींच करके आगे ले जा पा रहे हैं। लेकिन ऐसा वो कब तक कर पाएंगे? ऐसा कब तक मुमकिन है कि नरेंद्र मोदी जो कभी इस प्रकार की राजनीति के कभी भी वो ना तो जो है उनको देखने को मिली गुजरात के अंदर ऐसी राजनीति, और ना ही ऐसी राजनीति उन्हें केंद्र के अंदर देखने को मिली। जो ऐसी राजनीति का जिन्होंने सामना ही नहीं किया, वो कैसे आज अपने आप को ढाले? और इसीलिए यू टर्न पर यू टर्न, और इसीलिए वो तमाम फैसले लेने से भी अब मोदी हिचक नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि अब अपना जैसे तैसे करके समय निकाला जाए, और फिर जब लग रहा है कि नहीं अब
समय निकलने की कंडीशन में बचा ही नहीं, तो फिर यह है कि पूरी तरीके से इस तंत्र को तोड़ करके एक विक्टिम कार्ड खेल करके और चुनाव के अंदर कूद जाए। जैसे पुलवामा के नाम पर उन्होंने एक बार पूरा माहौल बदल लिया था, लेकिन आपको पता है कि देश में अब इतना बड़ा सिस्टम तैयार हो गया है कि लोगों को पहले ही यह बात पता चल जाती है कि अब मोदी यही काम करने वाले हैं। और आज जो मध्यावधि चुनाव की बात मैंने आपके सामने रखी है, मुझे लगता है कि अब आने वाले कुछ समय में आपको ये डिबेट, आपको ये चर्चा, आज मैंने पहली बार कही है मध्यावधि चुनाव की बात, लेकिन ये डिबेट, ये चर्चा अब धीरे धीरे देखना आप बढ़ती चली जाएगी जैसे जैसे मोदी इसकी तरफ और आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।